चाहूंगा, परीक्षा का मतलब ही होता है पराई इच्छा। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो कुछ अधूरापन होना चाहिए जिससे आपको लगे कि अभी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आपको मेहनत और करने की जरूरत है। नमस्कार भाई लोग, मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। कल आप सभी लोगों का केमिस्ट्री का आखिरी एग्जाम है और हाई स्कूल के, यूपी बोर्ड के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों के एग्जाम आज खत्म हो गए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आई होप आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। बढ़िया ढंग से आपने जो मेहनत करी है उसका परिणाम आपका बहुत ही अच्छा आएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। आराम से, होली का फेस्टिवल है, उसको एंजॉय करिए कायदे से, और जब समय मिले तो अपने पेपर की एक बार एनालिसिस जरूर करिएगा कि क्या क्या गलतियां आपसे एग्जाम के अंदर हो जाती हैं। उससे आपको 11th-12th में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और अपनी छुट्टियों को सही ढंग से यूज़ करने की कोशिश करिएगा। ठीक, बाकी अपनी दिनचर्या को ठीक ढंग से बनाइएगा, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा और समय मिले तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहिएगा जिससे आपका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रांग बना रहे। तो सभी के पेपर बहुत अच्छे हुए, उसके लिए दिल से बधाई, और आपका रिजल्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब बात करते हैं जो 4 मार्च को यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री का पेपर है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये पेपर भी आपका अब तक का सबसे अच्छा पेपर रहा होगा। जैसे कुछ लोग YouTube पर वीडियो डाल देते हैं कि इतना ही पढ़ लीजिए, इतने में से ही आपका पूरा पेपर फंस जाएगा या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में कहा था कि इन चीज़ों पर आप भ्रमित ना हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। पेपर का पैटर्न इस साल से चेंज होकर आ रहा है। पेपर का शेप एंड साइज आपने देखा होगा, नंबर आप क्वेश्चन देखा होगा कि चॉइसेस थोड़ी कम से कम आ रही हैं। तो इसलिए आप प्रॉपर वे में जो आपने पूरा साल भर पढ़ा है केवल आप उस पर ध्यान दीजिए। इम्पॉर्टेंट या, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो वो अपनी बात रखकर अब आपको लगता है कि ये बात बोल रहे हैं तो हम इतना ही सवाल पढ़ के जाए, मेरा पेपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स का पेपर बहुत ही बढ़िया आया था। हमने आपको वीडियो में बोला भी था कि अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई को करेंगे तो आपके फिजिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक MCQ आया, ठीक है, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक, और बैंड एनर्जी के बेसिस पर चालक, अचालक, अर्धचालक पूछा गया। हर चैप्टर को उन्होंने प्रॉपर वे में छुआ और बढ़िया करके पेपर आया। और जो लोग बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ा, सर कठिन पेपर था या हमारा पेपर नहीं हल हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा परीक्षा का मतलब ही होता है पराई इच्छा। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो कुछ अधूरापन होना चाहिए जिससे आपको लगे कि अभी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो एक आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, इस मौके को पूरी तरीके से, पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करिए। तो जितनी भी कमियां आपकी रह गई हों अगर 4 सब्जेक्ट में, तो इस पेपर में आपको इतना बैकअप मिल जाए कि वो सारी कमियां बिल्कुल वेल मेंटेन हो जाएं, क्योंकि सभी को मिलाकर आपको अपना टोटल बहुत हाई लेवल पर ले जाना है। आपकी अच्छी परसेंटेज तब बनेगी। अब बात करते हैं 4 मार्च के आने वाले पेपर की। तो 4 मार्च में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें पहला है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, दूसरा है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, तीसरा चैप्टर आपका है सॉल्यूशन यानी विलयन, चौथा चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री। उस सरफेस केमिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस और कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको अगर आप लास्ट ईयर के पेपर से एनालिसिस करें, बहुत सारे लोग आपको पिछले साल का पेपर दिखाएंगे, तो पेपर का पैटर्न चेंज है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ठीक है। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर को देखें तो 24 से 29 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री आती है।
केमिस्ट्री के पेपर में एक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा कि आपको चॉइस पोर्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री आज शाम तक हर हालत में क्लियर कर लेनी है। उसके बाद उठाइएगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के अंदर 5वां ग्रुप है, 6ठा ग्रुप है, 7वां ग्रुप है और 0 ग्रुप है। 5वें ग्रुप में हैबर विधि से अमोनिया, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड, बर्कलैंड आइड की विधि, ये सारे टॉपिक और छोटी छोटी बातें इस पर जो लोग ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे सवाल कि सवाल में उन्होंने पूछ दिया क्या कारण नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस ठोस है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं इन पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। 6 ग्रुप में आपको मेन ओजोन के ऊपर ध्यान देना है, उसमें 3 ओजोनाइजर आपको पढ़ लेने हैं। सल्फ्यूरिक H2SO4 जो है उसकी संपर्क विधि और शीर्ष विधि आउट ऑफ सिलेबस है, वो हटा दी गई है और आप भरोसा करें वो नहीं आएगी। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, छोटे मोटे उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप पढ़िएगा। ओजोन में ऑक्सीकारक, अपचायक गुण, विरंजक गुण, उनको खूब डिटेल में जाके पढ़िएगा। इसके बाद 7th ग्रुप आता है। 7th में डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, आवर्त सारणी में हैलोजन के स्थान की विवेचना, ठीक है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें भ्रम है कि ये कोरोना काल में हटा दिया गया, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो बता रहा हूं वो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में आपको 15 से 20 मिनट केवल पढ़ना है। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, इनके यूजेस पढ़ लेने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेना है, खोजकर्ता के बारे में पढ़ लेना। 2 नंबर का जरूर इस चैप्टर से आ जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर जो कंपाउंड से पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हटा दिया गया। बाकी उससे रिलेट करते हुए छोटे सवाल कम से कम 4 आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ सकता है, कैटालिस्ट प्रॉपर्टी पर आ सकता है, रंगहीन पर आ सकता है, प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय कैसे पहचाने जाते हैं इस पर आ सकता है, सब मैंने क्लासरूम में बता रखा है। एफ ब्लॉक को उठाइएगा, उसमें संकुचन हटा दिया गया है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट में डिफरेंस हटा दिया गया, लेकिन फिर भी आप पढ़कर जाइएगा, संकुचन आ सकता है, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। इतना काम आज रात तक आप हर हालत में कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आप सोच रहे होंगे मेटलर्जी पूरा हटा दिया गया है, और आप सोच रहे होंगे सर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में नहीं बताया, मैं भी बताऊंगा, रुक जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे सॉलिड पोर्शन है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें 6 नंबर का फंसेगा, नोट कर लीजिए बात। एक भी टॉपिक उसमें से हटाया नहीं गया कोरोना काल के 30% रिड्यूसिंग सिलेबस में। उसके बाद आप फिनॉल पढ़िएगा, उससे भी कुछ नहीं हटाया गया। उसके बाद आप ईथर पढ़िएगा, एल्कोहल पढ़िएगा और हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़िएगा। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म नहीं आना है, वो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेट करती हुई कोई ना कोई रिएक्शन आ सकती है। जैम और बिक के बारे में कायदे से पढ़ लीजिएगा। बाकी DDT हटा दिया गया, लेकिन थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। फ्रेऑन हटा दी गई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हटा दिया गया, लेकिन आप हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा, मैंने आपको उसके बारे में कराया है। एल्कोहल में पूरा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में अंतर, उनकी पहचान, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कायदे से पढ़ लीजिएगा। ग्लिसरॉल के बारे में कुछ खास नहीं आएगा। और ईथर में इकलौता ही कंपाउंड है डाईएथिल ईथर, उसको डीप में जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं बनाना चाहते हैं और ज़्यादा हमें प्रवचन देने का शौक नहीं है कि हम आपका टाइम खराब करें, हम आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो बनाएं, तो कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। फिनॉल में कायदे से पढ़िएगा। फिनॉल में लेडरमान से अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। जितनी भी नेम रिएक्शंस उसके अंदर आपको लिखाई गई हैं वो सारी पढ़िएगा, बहुत डीप में आएगा उससे सवाल। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़िएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। कुछ बच्चे हमको कमेंट करके ये बात पूछ रहे थे कि सर कि नोन पढ़ा करें या अननोन पढ़ा करें, तो मेरे भाई सबसे बेहतर तरीका तो होता अननोन पढ़ने का, कि जैसे आप एल्डिहाइड पढ़ के गए तो एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड भी आ गया, एसिटाल्डिहाइड भी आ गया, बस फार्मूला है RCHO आपने लिख दिया। अब R की जगह पर आप H लिख दोगे तो SCHO बन जाएगा, R की जगह पर आप CH3 लिख दोगे तो CH3CHO बन जाएगा। तो अननोन आप पढ़ेंगे, नोन ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नोन बनाने में या नोन याद करने में आपको ज़्यादा ईजी, तो आप नोन भी पढ़ लीजिए। मेरे नोट्स में आपको अननोन और नोन दोनों मिलेंगे। हम पहले एल्डिहाइड्स पढ़ाते हैं, एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाते हैं, फिर एल्डिहाइड के टाइप भी पढ़ाते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एसिटाल्डिहाइड क्या, उनको भी डीप में जाके, हालांकि डबल मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मैं करता हूं।
उसके बाद नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में आपको पढ़ना है प्राइमरी एमीन, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। एलिफैटिक में आपको पढ़ना है एथिलेमीन और एरोमेटिक में आपको पढ़ना है एनिलीन। इतना आपको सेकेंड बुक में पढ़ लेना है। उसके बाद आता बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। विटामिन बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, विटामिन के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हटा भी दिया गया है। पॉलीमर पूरा चैप्टर हटा दिया गया, औषधि में रसायन ये पूरा हटा दिया गया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको उंगलियों पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इनमें बहुत डीप में जाकर आपको पढ़ाई को करना है। उसके बाद जब आप कल मॉर्निंग में 2 घंटे अपने लिए पूरे बचा के रखिएगा, उस 2 घंटे के अंदर केवल आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 5 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लवण के बारे में पढ़ लीजिएगा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। साल्ट की मैंने बात करी कि लवण, जैसे द्विक लवण, सारी फिटकरियां द्विक लवण में आती हैं, ये क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक। फिर IUPAC फार्मूला दिया हो, उसका नाम कैसे रखा जाएगा, और नाम दिया गया हो उसका फार्मूला कैसे बनेगा, उसके सारे रूल रेगुलेशन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद BBT को रिटन में कि BBT के बेसिस पर ज्योमेट्री कैसे बताई जाती है, चुंबकीय प्रकृति कैसे बताई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन जब निकाला जाता है तो उसके बिहाफ पर कैसे कैसे ये निकलता है, कितने तरीके से ये आप बना सकते हैं कि ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, आउटर है या इनर है, इन सब की स्टडी कर लीजिएगा। फिर बर्नर थ्योरी को पढ़िएगा। बर्नर थ्योरी के अंदर आपको पूरा जो अल्फ्रेड बर्नर ने पूरा बताया है उसको पूरा डिटेल में जाकर बिट डायग्राम कि उसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, उसको पढ़ लीजिएगा। एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कीलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर का अकेला ये चैप्टर है, तो दिमाग से चलिएगा। पेपर आपका आई होप बहुत ही अच्छा होगा, टेंशन लेने का नहीं। कल सभी लोग, आखिरी पेपर आपका खत्म हो रहा है, कोशिश करिएगा सभी लोग मिलने आइएगा, ठीक है, मिलते हैं, खुशियों को साथ मनाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और टेढ़े मेढ़े वीडियो देखकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। सभी लोगों को दिल से बेस्ट ऑफ लक। NTSSP परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। कल का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होएगा। मैं वादा करता हूं कि यकीन दिलाता हूं कि कल का पेपर अब तक का सबसे अच्छा एग्जाम होगा। बस मेरे भाई आज की रात थोड़ी काली कर लेना और कल पूरे डेडिकेशन के साथ अपना पेपर देने जाना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।